नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक कारक। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर कारक किसे कहते हैं, यानी कि कारक की परिभाषा और कारक का एक तरह से किस तरह से वाक्य में प्रयोग किया जाता है वो हमने यहाँ पर सीखा। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो है कारकों के भेद और साथ ही उनकी विभक्तियां। तो ये आपका जो टॉपिक है कारक और उनकी विभक्तियां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से और साथ ही आगे जब बहुत आगे आप बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हमारा जो हिंदी सब्जेक्ट है वो क्लास 12 तक हमारे लिए कंपलसरी होता है। तो एटलीस्ट हमको हिंदी की जो ग्रामर की यानी कि व्याकरण की जो थोड़ा बहुत नॉलेज है वो जरूर होनी चाहिए। और ये तो बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, तो इसको तो आपने जरूर पढ़ना है। तो आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर जितने भी भेद हम पढ़ रहे थे कारकों के, जिसमें कुछ कारक हमने पढ़ लिए थे और बाकी मैंने आपको यहाँ पर बताया था होमवर्क में कि जो भी पढ़ा है उसे घर से रिवाइज करके आएं और कारकों के सभी विभक्ति चिन्हों को घर से याद करके आएं। तो आशा करती हूँ कि आपने अपना होमवर्क किया होगा। आज हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को और कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखिए हमने यहाँ पर कारक की एक परिभाषा जो बिल्कुल सरल सी है और बिल्कुल आसान सी है, वो परिभाषा मैंने आप लोगों को एक लाइन में लिखवाई कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। तो देखिए उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको बताया कि कारकों को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कारक की विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं। ठीक है, और देखिए ये भी मैंने यहाँ पर आपको क्लियर किया कि पर का अर्थ होता है बाद, यानी कि कारक जो होते हैं वो चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के हमेशा बाद लगते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण भी मैंने आप लोगों को लिखवाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मनोज ने सेब खाया। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं। ठीक है, तो ये सारे शब्द आप देख रहे हैं ये संज्ञा है और यहाँ पर जो आपके परसर्ग लगे हुए हैं वो कब लगे हुए हैं, इनके बाद लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसी को मैंने क्लियर किया कि किस तरह से यहाँ पर ने, को, से, के लिए तथा पर ये सब क्या है, परसर्ग है तथा क्रिया के साथ संबंध को प्रकट कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। जैसे मनोज ने सेब खाया, तो फिर मैंने आपको बताया कि अगर मैं इन कारकों को हटाकर हम पढ़े तो ये जो प्रयुक्त संज्ञा है और क्रिया है इन दोनों का आपस में संबंध हमें क्लियर नहीं हो पाएगा। तो और इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको बताया मनोज सेब खाया, पेड़ पत्ते गिर रहे हैं, शिक्षक छात्रों पढ़ा रहे हैं, पिताजी बच्चों फल लाए, तोता डाल बैठा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अगर हम चिन्हों को हटाकर प्रयुक्त करते हैं, पढ़ते हैं, तो यहाँ पर प्रयुक्त संज्ञा और क्रिया का जो आपस में संबंध है वो हम समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हम बता रहे हैं कि इन कारक चिन्हों का प्रयोग जो है कितना ज्यादा आवश्यक है किसी भी वाक्य में। तो इस तरह से ये जो है सबसे मेन चीज हमने यहाँ पर पढ़ी थी, कारकों के भेद। और कारकों के भेद में मैंने आपको बताया कि कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं और सबके साथ उनकी विभक्तियां भी मैंने बताई कि जो कारक होते हैं उनकी विभक्ति, यानी कि कर्ता कारक है तो कौन सी विभक्ति लगेगी, कर्म कारक है तो कौन सी विभक्ति लगेगी, करण कारक है तो कौन सी विभक्ति लगेगी। और ये टेबल मैंने आप लोगों को नोट करने के लिए कही थी और ये सभी आपने अपनी कॉपी में नोट की है ये पूरी टेबल। और ये है सारे कारकों की विभक्तियां, ये भी मैंने आप लोगों को नोट करने के लिए दी थी। और ये है इसका एक्सप्लेनेशन, यानी कि एक तरह से यहाँ पर मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया है, बताया है कि किस तरह से आपका कौन सी चीज किसके लिए और क्यों प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लास्ट सेशन में जो बताया था कर्ता कारक, यानी कि कर्ता कारक हमने पढ़ लिया था और इसको मैंने रिवाइज भी कर दिया था आप लोगों के लिए उसके नेक्स्ट सेशन में। तो कर्ता कारक की विभक्ति मैंने आपको यहाँ पर लिखवाई है, कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, ने। कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, ने। ठीक है, और उसके बाद
जैसे हमने कहा कि जिससे हमें कार्य करने वाले का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मैंने कहा, ओजस्व ने पाठ पढ़ा, पिताजी ने खाना खाया। ठीक है, तो ये जो ने है ये कर्ता कारक को बताता है। अब इसको हम विभक्ति भी कहते हैं, इसको हम परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, और इनको हम कारक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पर पढ़ा था कर्म कारक। अब देखिए यहाँ पर जहां मैंने कहा कि कार्य करने वाले का बोध होता है तो वो कर्ता कारक, और इसमें जिसमें क्रिया का फल जो है कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। देखिए कर्ता कारक में क्या होता है, क्रिया का फल कर्ता पर सीधे सीधे पड़ता है। जैसे कहा मनोज ने फल खाया, मनोज ने सेब खाया, तो देखिए सेब किसने खाया, मनोज ने। ठीक है, और यहाँ पर जो है दूसरा, इसमें पहला क्या हो रहा है कि कर्ता कारक में क्रिया का जो फल है वो सीधे सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, यानी कि सीधे सीधे बताया जा रहा है कि क्रिया जो है वो मनोज के द्वारा की गई है। अब लेकिन यहाँ पर जो है कर्म कारक में, यहाँ पर क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर सीधे सीधे कर्म पर पड़ता है। कर्म यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो कर्म होता है। ठीक है, तो माँ ने बालक को सुलाया, माँ ने बालक को सुलाया। ठीक है, तो बालक यहाँ पर कर्म है, इसीलिए उसके साथ कर्म कारक की विभक्ति को का प्रयोग किया गया है। कर्म कारक की विभक्ति क्या है, को। नोट कर लीजिएगा ये सारी चीजें, जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में नहीं पढ़ा है। ये तीसरी बार रिवाइज हो रहा है यहाँ पर ये टॉपिक, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें हर बार आगे की चीजों को पढ़ना होता है। उसके बाद है हमारा नंबर 3, करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं, और करण का अर्थ मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, साधन या माध्यम, साधन या माध्यम। ठीक है, तो करण कारक यानी कि जिसकी सहायता से संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो है कार्य करते हैं, जिसकी सहायता से काम होता है उसे कहते हैं करण कारक। रीजन जो होता है काम करने का, माध्यम जो होता है काम करने का, साधन जो होता है काम करने का, उसको कहते हैं करण कारक। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण में, कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया। अब देखिए के द्वारा, तो इसकी आपका क्या है यहाँ पर, करण कारक में परसर्ग से और के द्वारा, से और के द्वारा, ये क्या है, परसर्ग है। यही आपकी विभक्तियां हैं, यही आपके कारक चिन्ह हैं। करण कारक की विभक्ति है से और के द्वारा, तो के द्वारा से ये क्या बता रहे हैं, कार्य किससे किया गया है, यानी कि कार्य करने का माध्यम क्या है, कार्य करने का साधन क्या है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया, कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया। ठीक है, बढ़ई ने, बढ़ई ने, अब देखिए बढ़ई ने, बढ़ई क्या है, बढ़ई क्या है यहाँ पर, कर्ता। तो यहाँ पर कर्ता कारक की विभक्ति लगी है, आप देख सकते हैं कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, ने। ठीक है, आरी से, बढ़ई ने आरी से, आरी से यानी कि ये आपका करण कारक है, किससे काटा, आरी से। ठीक है, ये आपका करण कारक है, यानी कि बढ़ई ने आरी से लकड़ी काटी। अब देखिए लकड़ी क्या है, कर्म है। ठीक है, लकड़ी क्या है, कर्म है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने अगला बताया कि ये आपकी करण कारक की विभक्ति है, तो यहाँ पर लकड़ी जो है कर्म है, लेकिन कर्म भी किससे हुआ, कर्म करने का साधन या माध्यम हम बता रहे हैं, तो वो है आपका आरी। ठीक है, ये वो क्या है आपका, आरी। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्लियर होता है करण कारक भी। करण कारक को एक बार फिर से सुन लीजिए, करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम, तो जो काम करने के साधन को या माध्यम को बताता है। ठीक है, यानी कि साधन या माध्यम, जिस साधन या माध्यम से कर्ता काम करता है उसको हम करण कारक कहते हैं।
ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल जो है बताए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर लिखवाए थे। एक बार ध्यान से आप यहाँ पर सुन लीजिए। बच्चा बस से स्कूल जाता है। बच्चा बस से स्कूल जाता है। कुछ और एग्जाम्पल जो मैं नोट करवा रही हूँ यहाँ पर, ये भी आप नोट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा, हम चम्मच से खीर खाते हैं। हम चम्मच से खीर खाते हैं। ठीक है। उसके बाद अध्यापिका चौक से लिख रही है। अध्यापिका चौक से लिख रही है। अध्यापिका चौक से लिख रही है। ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके करण कारक हैं। कौन कौन से? से, से, से। ठीक है। तो इस तरह से करण कारक आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि जिसकी सहायता से कोई कार्य हो वह करण कारक शब्द कहलाता है। ठीक है। तो देखिए, जैसे कंस के द्वारा कृष्ण के द्वारा मारा गया, बढ़ई ने आरी से लकड़ी काटी। ठीक है। रामायण तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। ठीक है। रामायण तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर करण कारक को भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। और करण कारक में भी यहाँ पर आप एक बार प्रश्न करेंगे। और मैंने एक चीज यहाँ पर मैं एक और क्लियर की थी कि इसमें आप के साथ का भी प्रयोग कर सकते हैं। के साथ। ठीक है। इसमें एक जो प्रसर्ग है वो के साथ भी लग सकता है। और एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने, कौन बताएगा जरा एग्जाम्पल? क्या दिया था? बहुत ही चटपटा सा एग्जाम्पल था। क्या दिया था एग्जाम्पल यहाँ पर? कमल ने चटनी के साथ समोसा खाया। कमल ने चटनी के साथ, कमल ने चटनी के साथ समोसा खाया। तो देखिए, यहाँ पर भी कमल जो है वो कर्ता कारक है। आप देख सकते हैं कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं के साथ शब्द का प्रयोग किया गया है कि कमल ने चटनी के साथ समोसा खाया। ठीक है। तो इस तरह से ये तीन आपके कारक यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक और साथ ही आपका करण कारक। तो देखिए, आपने जो कर्ता कारक जब कर्म कारक जब पढ़ा था, तो कर्म कारक में मैंने आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी चीज मैंने आपको बताई थी। वो थी कि जो कर्म कारक होता है वो कभी भी निर्जीव कर्म के साथ नहीं लगता। यानी कि जहां पर निर्जीव कर्म होगा कि माता बच्चे को दूध पिलाती है, माता बच्चे को दूध पिलाती है, तो मैंने आपको बताया था कि जो निर्जीव कर्म होगा वहां पर आपका जो कर्म कारक है उसकी विभक्ति नहीं लगेगी। ठीक है। निर्जीव कर्म पर कर्म कारक की विभक्ति नहीं लगेगी। ठीक है। तो ये मैंने आपको कर्म कारक में बताया था। तो तीन क्लियर हो गए आपको, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक। उसके बाद अगला है हमारा संप्रदान कारक। अगला है हमारा संप्रदान कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक। क्या होता है संप्रदान कारक? किसे कहते हैं संप्रदान कारक?
तो शुरुआत में ही मैंने बताया था कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं, और संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है? संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है? को और के लिए। संप्रदान कारक की विभक्ति को या के लिए, ठीक है। तो अब देखिए, संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना, जिसके लिए कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसे कुछ दिया जाए, ठीक है, ये होता है संप्रदान कारक। अगर आप किसी के लिए, जैसे मैंने कहा पिताजी बच्चों के लिए फल लाए, ठीक है, या जो है जहां पर भी आपको लगता है कि कोई काम किसी अन्य के लिए किया जा रहा है, वहां पर जो है इस तरह के जो संप्रदान कारक है उसकी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, नोट कर लीजिए इसे, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम है। इससे पहले हमने जो चीजें हैं वो सब पढ़ रखी थी और उसको हम रिवाइज कर रहे थे, क्योंकि काफी लेट हमारा ये सेशन हुआ था। तो देखिए, संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, ठीक है। ये संज्ञा या सर्वनाम जो है वो संप्रदान कारक होता है। जैसे आयुष ने, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आयुष ने रोहन को, अब यहां पर आप देखेंगे फिर से को की विभक्ति लगी हुई है, और यही कंफ्यूजन आपका दूर करना है। मैंने लास्ट में यही कंफ्यूजन आपको क्लियर करूंगी कि किस तरह से आपके जो कर्म कारक है, ठीक है, कर्म कारक की विभक्ति भी को है और संप्रदान कारक की विभक्ति भी को है। तो ये क्यों है, ये मैं आगे आपको क्लियर करूंगी। तो आयुष ने रोहन को पुस्तक दी। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा है कि संप्रदान का अर्थ होता है देना, यानी कि जैसे किसी के लिए कुछ देना, किसी के लिए कुछ लाना, किसी के लिए कोई कार्य करना, ठीक है, ये सब संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। आयुष ने रोहन को पुस्तक दी। तो यहाँ पर ये को शब्द क्यों प्रयोग किया गया है? क्योंकि यहाँ पर आयुष ने, अब आयुष कौन है? आयुष है यहाँ पर आपका कर्ता, और इसीलिए यहाँ पर कर्ता कारक की विभक्ति लगी हुई है ने, ठीक है। महिला ने, महिला ने, तो महिला क्या है? कर्ता है, और इसीलिए यहाँ पर कर्ता कारक की विभक्ति ने लगी हुई है। महिला ने भूखे को भोजन दिया, महिला ने भूखे को भोजन दिया। तो यहाँ पर भूखे को भोजन दिया जा रहा है, तो इसीलिए ये क्या है? आपका संप्रदान कारक है। और देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि पिताजी या विमल पिताजी के लिए विमल पिताजी के लिए फल लाया। विमल पिताजी के लिए फल लाया। पिताजी आयुष के लिए पिताजी आयुष के लिए किताब लाए। पिताजी आयुष के लिए किताब लाए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो संप्रदान कारक की विभक्ति है वो को है और के लिए है, और जिसका प्रयोग हम किसी को कुछ देने के लिए या किसी के लिए कोई काम करने के लिए करते हैं, वो हमारा संप्रदान कारक होता है, ठीक है। तो जैसे हमने कहा, आयुष ने रोहन को पुस्तक दी, महिला ने भूखे को भोजन दिया, विमल पिताजी के लिए फल लाया, और पिताजी आयुष के लिए पुस्तक लाए। पिताजी आयुष के लिए पुस्तक लाए। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ यहाँ पर सभी को? चलिए, तो इसमें आपका एक मेन चीज है कि आप पहचान कैसे करेंगे इसकी, ठीक है। इसमें आप पहचानेंगे कैसे कि ये क्या है?
संप्रदान कारक है कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए आपको प्रश्न करना होगा, ठीक है। अगर आप प्रश्न करेंगे और प्रश्न करने पर आपको उत्तर यदि मिल जाता है तो आपके लिए ये क्या है? संप्रदान कारक है। और प्रश्न आप कैसे करेंगे? किसके लिए या किसको? किसके लिए या किसको? इस तरह का आप जब प्रश्न करेंगे तो जब आपको उत्तर प्राप्त होगा तो वो होगा आपका संप्रदान कारक, ठीक है। संप्रदान कारक समझ आ गया आपको? जिसके लिए कुछ काम किया जाए वो आपका संप्रदान कारक होता है, ठीक है। अब इस तरह से आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, अपादान कारक। नंबर 4 अपादान कारक। अब देखिए यहाँ पर कुछ विशेष है जो मैं आपको बताऊंगी कि को की विभक्ति जो कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों जगह होती है, और लेकिन यहाँ पर जो आपका संप्रदान कारक है उसमें कुछ देने का भाव या उपकार का भाव मुख्य होता है। जैसे अगर मैं कहूँ राकेश ने रोहन को बुलाया, तो ये तो है कि कर्म का जिस पर प्रभाव पड़ेगा वो कर्म कारक होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि राकेश ने रोहित को मिठाई दी, तो तब यह आपका संप्रदान कारक हुआ। क्लियर हुआ कि? ठीक है, यहाँ पर ये आपका संप्रदान कारक क्लियर हुआ, इसको आगे हम करेंगे। उसके बाद आता है अपादान कारक। नंबर 4 आपका आता है, 5 यहाँ पर आता है आपका अपादान कारक। अब क्या होता है अपादान कारक, जरा इसको देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अपादान यानी कि पृथक्करण का भाव प्रकट हो। अपादान कारक यानी कि जहां पर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता यानी कि पृथक्करण का भाव उत्पन्न हो, उसको हम कहते हैं अपादान कारक। तो अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान कारक की विभक्ति है से। क्या है अपादान कारक की विभक्ति? से, यानी कि परसर्ग भी आप इसको कह सकते हैं। अपादान कारक का जो परसर्ग है वो है से परसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो संज्ञा या जिस सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव यानी कि पृथकता, दूरी, तुलना आदि का भाव प्रकट होता है, वहां पर इस परसर्ग का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक एक तरह से कहते हैं, और इसका परसर्ग से होता है। इसका परसर्ग क्या होता है? से। जैसे चिड़िया पेड़ से उड़ गई, चिड़िया पेड़ से उड़ गई, ठीक है। पहाड़ों पर झरना बहा, ठीक है। तो ये इसके उदाहरण हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बताती हूँ। पेड़ से पत्ते पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अगला है बच्चा साइकिल से गिर पड़ा। बच्चा साइकिल से गिर पड़ा। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि किस तरह से जो बच्चा, यहाँ पर पेड़ से पत्ते गिरते हैं, और अगला है बच्चा साइकिल से गिर पड़ा। तो यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि जो आपका अपादान कारक है ये क्या दिखाता है? पृथक्करण को दिखाता है, यानी कि अलग होने को दिखाता है। तो हम कैसे लिखेंगे कि साइकिल से गिरना यानी कि साइकिल से अलग हो जाना। ऐसे ही पेड़ से गिरना यानी कि
पेड़ से अलग हो जाना। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर काफी सारे एग्जाम्पल जो है हमने पढ़ लिए हैं और मैं आशा करती हूँ कि ये भी आपको समझ आ गया होगा अपादान कारक। तो जिसमें आप देख सकते हैं पेड़ से, ठीक है, ये क्या है आपका अपादान कारक है। साइकिल से गिर पड़ा, पहाड़ों पे झरना बहा, नदियां पेड़ से चिड़िया पेड़ से उड़ उड़ गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो से एक तरह से परसर्ग है वो क्या कर रहा है, आपके पृथक्करण यानी कि अलग होने के भाव को दर्शा रहा है, पृथक्करण के भाव को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि जो हमारा करण कारक है उसमें भी हमने से की विभक्ति को का प्रयोग किया है। ठीक है, उसमें भी हमने से की विभक्ति का प्रयोग किया है, लेकिन मैं वो सारे आपको टॉपिक आगे क्लियर करूंगी कि कहीं पर दो जगह पर आपका को आ रहा है और कहीं पर दो जगह पर आपका से आ रहा है, तो आप उसको कैसे समझेंगे, कैसे उसको अलग अलग पहचान करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये सारी चीजें कंटिन्यू करनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो क्लियर हुआ अपादान कारक। अपादान यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें पृथकता, दूरी, तुलना आदि का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे चिड़िया पेड़ से उड़ गई, पहाड़ों पर झरना बहा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बच्चा साइकिल से गिर पड़ा। ठीक है, ये सारे आपके क्या है, अपादान कारक चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, आगे मैं इस टॉपिक को और भी अच्छे से क्लियर करूंगी जब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर से प्रत्यय जो है दो जगह पर कैसे लग सकता है। उसके बाद आता है हमारा संबंध कारक। ठीक है, अब संबंध कारक क्या होते हैं, इन्हें ध्यान से सुनिए। संबंध कारक किसे कहते हैं? संबंध कारक जो आपका होता है, जिस संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, यानी कि संज्ञा के जिस रूप से वस्तुओं और व्यक्तियों के बीच में संबंध पता चलता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का जो है आपस में व्यक्तियों का और वस्तुओं का संबंध हमें पता चल सके, इसलिए हम इसको संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, यह जैसे यह मेरा घर है, या यह मेरा कंप्यूटर है, वह नेहा का घर है, यह आयुष का विद्यालय है। यह आयुष का विद्यालय है। ठीक है, तो क्या बताया था हमने, संबंध कारक की विभक्ति। क्या समझ आ रही है आपको संबंध कारक की विभक्ति में? संबंध कारक की विभक्ति या परसर्ग है का, के, की, रा, रे, रा रे, री। ठीक है, ये आपके संबंध कारक की विभक्तियां काके की, रारे, री, यानी कि ये क्या करती हैं, संबंध बताने का काम करती है। जैसे हमने कहा यह आयुष का विद्यालय है। ठीक है, आयुष का विद्यालय है। और देखिए यह पुलिस की गाड़ी है, यह पुलिस की गाड़ी है। ठीक है, इसी तरह से वह नेहा का घर है, का घर है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको, का, के, की और रा, रे, री। तो इसमें आप कैसे करेंगे, इसमें आप लगाएंगे प्रश्न। आप प्रश्न जब करेंगे, कैसे, किसका। ठीक है, जब आप किसका लिखकर प्रश्न करेंगे तो तब आपको उत्तर प्राप्त होगा। तो ये आपको बताएगा कि ये आप संबंध कारक की विभक्ति पढ़ रहे हैं।
यानी कि जिसमें हमारा जो संबंध होता है वो जिसमें किसी एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा, यह मेरा कंप्यूटर है, वह नेहा का घर है, यह आयुष का विद्यालय है। अब देखिए, मेरा, यह मेरा कंप्यूटर है, मेरा, तो क्या विभक्ति बताई है मैंने? रा रे री मा मे मी। ठीक है, तो ये आप जरूर याद करें। वैसे ही वह नेहा का घर है, यह आयुष का विद्यालय है, यह पुलिस की गाड़ी है, वह नेहा का घर है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि संबंध कारक किसे कहते हैं। और कोई भी डाउट यदि होता है, आपको लगता है कि यार ये समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है अधिकरण कारक। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है नंबर 5 पढ़ा, ये हमारा नंबर 6 है, और उसके बाद हम नंबर 7 पढ़ेंगे, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसे कहते हैं वो आप देख सकते हैं। अधिकरण यानी कि मैंने आपको बताया, जिस संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार यानी कि उसके होने का स्थान और समय का बोध होता है। ठीक है, क्या होता है अधिकरण कारक? फिर से सुन लीजिए कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या उसके होने का, उसके स्थान, उसके होने के स्थान का, यानी कि क्रिया के या तो होने का स्थान हो या तो संज्ञा या सर्वनाम का दूसरा कोई रूप, तो यहाँ पर बताया कि या समय का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे डाल पर तोता बैठा है, डाल पर तोता बैठा है, तो यहाँ पर क्या है? अधिकरण कारक की विभक्तियां। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या बताई थी मैंने, या परसर्ग क्या बताया था मैंने आपको? अधिकरण कारक का जो परसर्ग है वो है पर और में और पर। अधिकरण कारक की विभक्ति मैं और पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने का आधार यानी कि स्थान का पता चलता है, समय का पता चलता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो इसमें आप कुछ उदाहरण लिख कर लाएंगे, जैसे कि आप देखेंगे 2 उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, तो एटलीस्ट आप 4 उदाहरण और इस तरह से लिख कर लाएंगे जिसमें अधिकरण कारक की पुष्टि हो रही हो। तो बाकी के टॉपिक को यहाँ पर हम आगे करते हैं। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर अधिकरण कारक तक जो है पढ़ लिया है, लेकिन अधिकरण कारक टॉपिक को हम नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे। और आप देख पा रहे हैं कि हर जगह पर हमें यहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह है उनको याद रखना जरूरी हो रहा है कि कौन सी विभक्ति जो है कौन से कारक की होती है, और इसके लिए आपको किस तरह से आप सही उसका प्रयोग कर पाएंगे। तो देखिए, हमारे टॉपिक में अभी काफी कुछ चीजें शेष है। आज का आपका होमवर्क है कि जो हमने आज पढ़ा, यानी कि आपका कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और आपका संबंध कारक, ये सारे के सारे 6 के 6 आप घर से पढ़कर आएंगे, अच्छे से समझ कर आ पाएंगे, और कोई भी डाउट होगा तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।